हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पर जो है वीडियोस नहीं पोस्ट हो रही थी, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रहा था। फिलहाल अभी वो प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हो चुकी हैं और मैं अभी आप सभी के लिए रेगुलर वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक, जो कि पॉलिटेक्निक का एक सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके लिए महामैराथन हमने डिज़ाइन की है। मतलब जो चैप्टर्स थोड़ा बड़े हैं, दो मान के चलिए आपकी 4 से 5 मैराथन लेंगे, मान लीजिए वही 45 मिनट या 1 घंटे की। उनको आप आराम से देख सकते हैं। नोट्स वगैरह भी आपको आराम से मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पॉलिटेक्निक विद विकास नाम से। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। ये जो है वीडियो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, इसमें जो है जो आपका सिलेबस है उस हिसाब से टॉपिक्स को शामिल किया गया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही शामिल किया गया है। बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा फालतू के क्वेश्चंस इधर उधर से नहीं डाले गए हैं इसमें। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और आप इसको अच्छे से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं अपने पहले चैप्टर की। जो पहला चैप्टर हमारा है उसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन, यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से हम बात करने वाले। जो हमारा पहला टॉपिक है, सबसे पहले जिसके बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है दोस्तों? भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? देखिए, कोई भी राशि जिसे मापा जा सके वह राशि क्या होती है? वो भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया द्रव्यमान, इसे माप सकते हैं। लंबाई जो होती है, कितना लंबाई है, सेंटीमीटर मीटर में माप सकते हैं। ये सभी हमारी, जैसे समय हो गया, ताप हो गया, विस्थापन हो गया, वेग, बल, त्वरण, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध, धारा, विभव, प्रदीपन, तीव्रता, आवेग, यंग मापांक, श्यानता आदि सब जो हो गई हमारी, सब क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ होती हैं। इनको मापा जा सकता है। इनकी हर एक की अलग अलग यूनिट्स होती हैं। ठीक है। जैसे इंग्लिश में आप देख सकते हैं मास, लेंथ, टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, है ना। तो बेसिकली ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ही सुटेबल रहने वाली, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको नोट्स वगैरह भी बनानी है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले करके या फिर कैसे भी नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है। भौतिक राशियों के प्रकार। अब आते हैं टाइप्स आप जो होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। पहली क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ में? फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारी मूल राशियाँ क्या होती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? तो मूल राशियाँ दोस्तों क्या होती है? मूल सबसे ही पता चल रहा है कि क्या होती हैं। ये मतलब क्या बोलते हैं, ये कोई वैसे मतलब किसी भी क्वांटिटीज़ की हेल्प से नहीं बनाई जाती हैं। ये स्वयं से होती है। देखिए, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें स्वेच्छा से चुना गया हो, जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियाँ, यानी कि जो हमारी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, उनको बनाया जाता है, उन्हें व्यक्त किया जाता है, वही क्या कहलाती हैं? मूल राशि, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इन्हें बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये सभी क्या हो गई हमारी जो होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। जैसे कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर चूजन arbitrarily and with the help of which other physical quantities are expressed are called the fundamental quantities, such as length, mass, time, temperature. These are called the fundamental quantities. ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या होती है हमारी? द यूनिट्स यूज टू रिप्रेजेंट द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट, यानी कि जो मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जिन मात्रक का उपयोग किया जाता है, उन्हें जिन जिन मात्रक को उपयोग में लाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा लंबाई की यूनिट क्या हो गई? मीटर, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट। द्रव्यमान की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है। समय क्या हो गया? सेकेंड। ठीक, ये भी हमारी फंडामेंटल यूनिट है। ये सभी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी और ये सभी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट पे हमारा आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखते हैं कौन कौन सी होती है। देखो, टोटल दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। पहला क्या हो गया? मैं लेंथ हो गया। लेंथ हो गया, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। मास हो गया, उसकी यूनिट होती है किलोग्राम। टाइम हो गया, उसकी यूनिट होती है सेकेंड, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, उसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। टेम्परेचर, उसकी यूनिट होगी केल्विन, इसको के से प्रदर्शित करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, इसको मोल MOL से प्रदर्शित करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, इसको क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला, और उसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इनको समझाने वाला ज़्यादा है नहीं दोस्तों, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 7 क्वांटिटीज आपको अगर आता है वहाँ पर एग्जाम में, कि जैसे मान लीजिए भौतिक राशि क्या होती है, तो भौतिक राशियाँ भी लिखेंगे, उनके प्रकार भी लिखेंगे, और ये सभी अपने बॉक्स बना करके अच्छे से लिख के आएंगे, आपको नंबर अच्छे से मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होती है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की मूल सहायता से, ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा क्षेत्रफल हो गया,
वेग हो गया, घनत्व हो गया, ठीक है। इन सभी को क्या करते हैं, जैसे कि हमारा वेग हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होती है, मतलब इनको मतलब एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या होता है, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है। उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया, तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक। किसी भी मान लीजिए स्क्वायर का एरिया हो गया, तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, यानी कि जैसे किसी हो गया एल इंटू विथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो ये सभी है मतलब जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से ही एक्सप्रेस की जाती है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जैसे कि है ना, डिराइव्ड डिराइव्ड जो हमारी क्वांटिटी होती हैं, अरे, तो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, उसकी उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, हमारी डेराइव्ड यूनिट हो गई, ठीक है। उसके बाद में आते हैं सबसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए में, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी मापी जाने वाली राशि की उसके मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहते हैं, ठीक है। कोई भी मापी जाने वाली चीज़, कोई भी क्वांटिटी है जिसको नापा, मतलब जिसको मेज़र किया जाए, उसको जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसके मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहते हैं। यानी कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए आपको टाइम मेज़र करना है, ठीक है। टाइम मेज़र किया तो उसके जो यूनिट होती है उससे अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि कितनी यूनिट है, कितना यूनिट हुआ है टाइम, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेज़रमेंट बोलते हैं, ठीक है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मेज़रमेंट, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्या, मापन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये दोस्तों दो बार लग गया है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या होता है, यूनिट क्या होती है, ठीक है। मात्रक क्या होता है, मात्रक किसे कहते हैं, ठीक। जिसमें वह भौतिक राशि मापी जानी है, यानी कि मात्रक वही कहलाता है, जैसे कि किसी भी क्वांटिटी जो है उसका मात्रक वही कहलाता है जिसमें उसको नापा जाए। जैसे कि टाइम को क्या होता है, सेकंड में नापा जाता है, तो उसका मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। जैसे कि टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है, उसका मात्रक क्या हो गया, केल्विन हो गया। कोई भी क्वांटिटी जिसमें उसको नापा जाता है वही उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। दूसरा क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, यानी कि ये क्या करता है, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। कि जैसे कि टाइम है तो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, यहाँ पर जो सेकेंड है वो तो यूनिट है, ठीक है। और जो 10 है, 15, 20, ये जो नंबर्स हैं, ये सभी का क्या है, उसका मैग्नीट्यूड दर्शा रहे हैं कि कितना टाइम है, ठीक है। ये हो गया उसका परिमाण। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है लंबाई लिखा है यहाँ पर, तो लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। तो यही क्या हो गया, उसका परिमाण हो गया, 4 क्या हो गया, उसका परिमाण हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक। नेक्स्ट नंबर बात, जैसे यदि एक्स कोई भौतिक राशि है जिसका संख्यात्मक मान n है तथा संख्यात्मक मान मात्रक u है, तो x बराबर n और u, यानी कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, ऐसा होता है। ऐसी ही रिलेशन है, ये आपको आगे काम देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी होती है। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि पूरक राशियाँ एवं उनके मात्रक। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है पूरक राशियाँ, ठीक है। पूरक राशियाँ एवं उनके मान, ठीक है। तो देखिए प्लेन एंगल जो हो गया हमारा समतल कोण, उसका उसका जो यूनिट क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। सॉलिड एंगल जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। ये सब एक एक दो नंबर में, जैसे आप लोगों में जो है, हम लोगों ने जब एग्ज़ाम पर दिया था तब दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं, मतलब पूछा जाता था कि एक एक दो नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सीधे 5 नंबर के थे। लेकिन अभी आप लोगों में जो है वो एक दो नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक दो नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्लेन एंगल की यूनिट क्या है, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, स्टेरेडियन किसकी यूनिट है, रेडियन किसकी यूनिट है, ऐसा करके पूछ लेते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है और इनको सबको इंपॉर्टेंट मानकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या होता है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि भौतिक राशियों की विमाएँ एवं विमीय सूत्र, ठीक है। तो जैसे पढ़ते हैं हम लोग अब क्या, भौतिकी में मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो हमारी और अदर क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, उन सभी को किस पदों में व्यक्त किया जाता है, उन सभी को जो है मूल राशियाँ जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं के हिसाब से जो है एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। इसके लिए मूल राशियों जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा को क्रमशः विमी प्रतीकों, जैसे कि मीटर का लंबाई का हो गया m, ठीक है, मास का हो गया m, लंबाई का हो गया l, t हो गया टाइम का,
ठीक, ऐसे ही ए हो गया एम्पेयर का। ऐसे ही सब अलग अलग जो उसके जो क्या बोलते हैं हमारे जो चिन्ह होते हैं उन्हीं से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, इंग्लिश वाले बच्चे इससे जो है देख कर लिख लेंगे आराम से। अब आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि हमारा जो फोर्थ हो गया उसका विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2। ठीक, MLT-2 क्या होता है, एफ फोर्थ इक्वल टू MLT-2, ये हो गया उसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जैसे हमारा त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन क्या होगा, ए क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है उसका फार्मूला। ठीक है, तो इसका क्या होता है, टाइम का हो गया टी, और एम क्या हो गया, मीटर क्या हो एल। ठीक, तो इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, मीटर का हो गया एल चिन्ह, और सेकंड स्क्वायर का क्या होता है T-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों इसलिए लगे क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है ना, यानी कि नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। अभी आगे हम आपको ये चीज़ समझाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला में विमीय सूत्र क्या होता है। किसी भौतिक राशि किसी भी भौतिक राशि व्युत्पन्न नहीं किसी भौतिक राशि व्युत्पन्न का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला यह व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन है जो यह दर्शाता है कि उसी भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियाँ किस प्रकार शामिल हैं। यानी कि जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या समझाता है हमें कि मान लीजिए कोई भी राशि है, जैसे कोई भी है मान ली क्वांटिटी, उसमें क्या होता है कि हमारी जो मूल राशियाँ हैं वो किस किस प्रकार से शामिल है, ये चीज़ वहाँ पर उसकी हेल्प से हमें पता चलता है। जैसे कि हमने आपको भी बताया था ना कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला एग्जांपल, यानी कि एक्सेलरेशन वाला एग्जांपल अभी हमने आपको बताया है। तो देखिए इसको एक बार फिर से करते हैं। जैसे कि हमारा एक्सेलरेशन ए हो गया, ए का फार्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे, मीटर का क्या होता है एल, अभी हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, एल लिख दिया। और टाइम का क्या होता है, सेकंड का क्या होता है, अपॉन में क्या करेंगे टी। टी कितना है, स्क्वायर है ना, तो ऊपर 2 लिख देंगे। ठीक, इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो एल और इधर क्या हो जाएगा T-2। इससे हमें पता चल रहा है ना कि यहाँ पर हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं कितनी है, यानी कि यहाँ पर 2 फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक पहली लेंथ है, दूसरी क्या होती है टाइम, और दोनों किस प्रकार शामिल, दोनों को कितना कितना वैल्यू मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये हमने अब पढ़ लिया था। अब इसके बाद में नीचे चलते हैं, क्या होता है जैसे हमारी गतिज ऊर्जा हो गई, इसमें देख लीजिए आप, जैसे जूल जूल। ठीक है, तो इसका क्या होता है फार्मूला, इसका क्या होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको अगर सही से अगर तोड़ के कर लिखेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या होता है इनटू में मीटर लिख देंगे। ठीक, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ML2 और T-2 सेकेंड स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर क्या है, केजी का क्या हो जाएगा, एम लिख देंगे सीधे सीधे। ठीक है, ये देखते हैं कैसे आया। ठीक है, ये देखते हैं कैसे आया। ठीक, एम लिख दिया केजी का। उसके बाद में मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में नीचे क्या है सेकंड स्क्वायर है, तो टी की पावर सेकंड को जो होता है हमारा चिन्ह उसको कौन सा होता है, टी होता है, तो टी की पावर कितनी कर दी, 2 कर दिया। अब इसको अगर तोड़ मोड़ के सही से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ML2T, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा करना है, आपका जो है डायमेंशनल फार्मूला आराम से रेडी हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनमें से जितने भी आपके चिन्ह हैं उन सभी को याद कर लेना है। ठीक है, जैसे शक्ति हो गया, पावर हो गया, पावर का यूनिट होता है वाट, वाट से क्या करेंगे जूल पर सेकेंड, जूल का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, एम सबसे पहले इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एम, उसके बाद में एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मीटर मीटर 2 बार है ना, तो मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद में टी, ऊपर नीचे देखो कितने हैं, सेकंड कितना है, टी की पावर 2 और इनटू में टी। ठीक, तो ये कैसे लिख सकते हैं ML और टी की पावर यहाँ पर मिला के लिखेंगे तो 3 हो जाएगी, और ऊपर लेके जाएंगे तो -3। ठीक, तो ML2 T-3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई होप सो आपने 12th वगैरह में 10th 12th में पढ़ा भी होगा, तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, विमाओं के समांगीता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, किसी विमीय समीकरण के विमीय संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि उस समीकरण के बाईं ओर की राशियों की विमाएँ एवं दाहिनी ओर की राशियों की विमाएँ घातें समान हो। ये क्या होता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ही अभी हमने देखा ना कि जैसे कि पावर है, पावर की अगर इधर मतलब जो लिखेंगे इसकी यूनिट अगर इधर लिखेंगे, उसके बाद में अगर इधर की यूनिट बराबर इधर की यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है कि हमारा जो हमारा सिद्धांत होता है क्या, कहाँ चला गया, एक मिनट फ्रेंड्स।
हाँ, तो ये क्या लिखा है, किसी विमीय समीकरण के विमीय संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि उस समीकरण की बाईं ओर की राशियों एवं दाहिनी ओर की राशियों की जो होती हैं घातें यानी कि जो होती हैं विमाएँ वो समान होनी चाहिए। ये इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं। यदि किसी समीकरण में कई पद जोड़े अथवा घटाए गए हैं तो प्रत्येक जुड़ने अथवा घटने वाले पदों की विमाएँ एक समान होनी चाहिए। इसके बारे में देखिए, अभी नीचे आपको समझाते हैं, इंग्लिश वाले यहाँ से देख के लिख लेंगे। तो बेसिकली अभी यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि क्या होता है, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो ऊपर है उसका यूजेस कैसे कैसे होता है वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले पहले पहला यूज़ क्या होता है इसका, कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल, यानी किसी भौतिक राशियों को एक मात्रक पद्धति से में संख्यात्मक मान को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक, कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, ये फिक्स है कि आपका इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आता है। यानी कि जो होता है प्रिंसिपल ऑफ ये जो होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है और ये हो सकता है इसमें से आ जाए, जो है डायमेंशनल एनालिसिस करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए फार्मूला जरूरी है, एक्स बराबर N1U1 बराबर N2U2। ठीक, N2 बराबर N1U1 अपॉन U2। तो हमारा N2 जो होता है उसमें इसमें हमारा वो जो क्या होता है हमारे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की हुई हमारी जो राशि होती है वो होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, विमीय विधि द्वारा बल के मात्रक डाइन को न्यूटन में परिवर्तित कीजिए। अभी जो टॉपिक क्या है ऊपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, एक्स बराबर N1U1 इक्वल टू N2U2। N2 बराबर क्या फार्मूला है, N1U1 अपॉन U2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2। जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि MLT-2 होता है बल का विमीय सूत्र। ठीक, M के पावर A L की पावर B T की पावर C से तुलना करेंगे। देखो ऐसे लिखेंगे करना कि ML-T-2 बराबर, इधर लिख देंगे क्या, M की पावर A है और उसके बाद में L की पावर B T की पावर C, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, मतलब A की वैल्यू देख लीजिए 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद में B की वैल्यू यहाँ पर कितनी है देख लीजिए, अगर L की पावर B करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, C की पावर कितनी है -2 है, यानी कि T की पावर C है, उधर T की पावर कितनी है -2 है, C इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, तो N1 बराबर 1 हो गया, M1 बराबर 1 ग्राम, L1 बराबर 1 सेंटीमीटर, T1 बराबर 1 सेकेंड। ठीक, N2 बराबर हमें फाइंड करना है, M2 बराबर 1 kg, L2 बराबर 1 मीटर और T2 बराबर 1 सेकेंड। ठीक, अब इसके बाद हम नीचे डिस्कस करेंगे। देखिए चलते हैं नीचे। देखिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे सबसे पहले N2 बराबर N1U1 अपॉन U2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 करेंगे, उसके बाद M1 अपॉन M2 की पावर A हो गई। ठीक, T1 अपॉन T2 होगा यहाँ पर, L1 अपॉन L2 की पावर। हाँ, अब यहाँ पर ये T नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा। अब यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर L1 होगा, L1। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। L1 अपॉन L2 की पावर B हो जाएगा, T1 अपॉन T2 की पावर C हो जाएगा। ठीक है, N2 बराबर 1 ग्राम। 1 ग्राम क्या होता है, देखिए हमारा सबसे पहले ये किस में था, CGS में था। इसको हमको किस में करना है, MKS में कन्वर्ट करना है। ठीक है, CGS में था, MKS में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 ग्राम है, ऊपर नीचे हो जाएगा 1 किलोग्राम हो जाएगा, ऊपर 1 सेंटीमीटर, नीचे 1 मीटर हो जाएगा। 1 सेकंड को, और सेकंड की यूनिट क्या होती है, FPS और CGS दोनों सिस्टम में सेम होती है। आपने पढ़ा तो होगा ना MKS सिस्टम, हमारा जो MKS सिस्टम होता है। ठीक, मास के है ना, और उसके बाद में मीटर किलोग्राम सेकंड, उसके बाद में FPS सिस्टम होता है और हमारा CGS सिस्टम होता है, CGS यानी कि क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। अभी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में दिया हुआ था ऊपर वाली यूनिट, उसको हमको किलोग्राम मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक, MKS में। ठीक है, तो उस हिसाब से देख रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड, नीचे लिखेंगे 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकंड। ठीक, तो यहाँ पर नीचे 1 किलोग्राम जहाँ पर है वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना तो 1000 हो जाएगा। 1000 को क्या करेंगे 10 टू पावर 3 हो जाएगा, 10 टू पावर 3 को हम लोग ऊपर ट्रांसफर करेंगे, 10 की पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना आराम से। उसके बाद में इधर क्या है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 को ऊपर ट्रांसफर करेंगे 10 की पावर -2 हो जाएगा और सेकंड कट जाएगा, इधर 1 ही बचेगा। ठीक है, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 इधर और 10 की पावर 2, ये दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, यानी कि 1 डाइन इक्वल टू 10 टू पावर 5 न्यूटन। ये हमारा जो है रिलेशन निकल कर आ जाएगा, कन्वर्जन हो गया। 1 डाइन इक्वल टू 10 टू पावर 5 न्यूटन। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, चेकिंग द करेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन होती है उसको इसकी करेक्शन, मतलब वो इक्वेशन सही है कि नहीं सही है, इसकी हम जांच करते हैं। इसी क्या होते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके। यानी कि जो हम इधर के पहले देखिए लेफ्ट साइड की जो हमारी विमाएँ होती हैं, यानी कि हमारी जो वो होता है डायमेंशनल फार्मूला होता है, उसको अगर हम
अब उसको अगर हम चेक करते हैं, अगर राइट साइड का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, दोनों सेम आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं हम कि हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी बारे में हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। नीचे आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, गति के समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी की सत्यता की जाँच करना। क्या वाकई में ये समीकरण सही है या नहीं सही है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बायां पक्ष, यानी कि जब हम लेफ्ट साइड जो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं सबसे पहले, तो v इक्वल टू क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, मीटर के लिए हम लोग लेंथ है ना, इसके लिए हम एल यूज़ करेंगे। ठीक है, मीटर हो गया। पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड क्या हो गया, ऐसे हो गया ना, तो इसको क्या लिखेंगे, एल टी की पावर -1, क्योंकि टी ऊपर जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे एल टी की पावर -1। ठीक, उसके बाद में दायां पक्ष देखते हैं, u प्लस ए टी। ठीक है, इसके बाद ये दायां पक्ष देखते हैं, दायां पक्ष में क्या होता है, यहाँ पर क्या हमने क्या किया, एल टी -1 कर लिया। ठीक, एल टी -1 कर लिया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा दायां पक्ष देखते हैं, u प्लस ए टी। यू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ये भी क्योंकि वही है, तो इसको इसकी इधर क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और क्या होता है, ए क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी के लिए फिर हम सेकंड का यूज़ करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इंटू टी के लिए फिर से हमने सेकंड का यूज़ किया, तो यहाँ से 1 सेकंड और 1 सेकंड कट जाएगा, फिर इधर बच जाएगा मीटर पर सेकंड, तो इधर हो जाएगा एल टी -1। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड बचेगा। फिर मीटर के लिए क्या करेंगे, एल, और सेकंड के लिए क्या करेंगे, t -1। अब देख रहे हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। ठीक है, तो अगर देखते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया है, मतलब क्या होता है, हमारा जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसा ही हमको प्रूव करना होता है। ऐसे ही आपने देख लिया कि जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है उसके लिए हमने देखा, और राइट हैंड साइड दोनों की क्या होती हैं, डायमेंशनल फार्मूला जो हमारा वो सेम है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये इक्वेशन हमारी सही है। ठीक है, यही होता है प्रिंसिपल होमोजेनिटी का यूज़। ड्राइविंग द रिलेशन एमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन ड्राइव करना, ये क्वेश्चन जो है हमारा जो है लास्ट ईयर भी आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो हमारे रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया है उससे वो वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। हालांकि जो कन्वर्जन वाला था क्वेश्चन की एक भौतिक राशि को दूसरी भौतिक राशि में कन्वर्ट करना, उस वाले से तो कम आता है, लेकिन जो ये वाला है और इसके ऊपर जो हमने भी बताया आपको प्रूफ करण सत्यता की जांच करने वाला, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस वाली क्वेश्चन को हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले माना किसी सरल लोलक के आवर्तकाल गोलक के आवर्तकाल यानी कि टी, गोलक के द्रव्यमान m, डोरी की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल। मान लीजिए यहाँ पर टी ले कंसिडर कर लिया हमने। ठीक है, तो टी क्या, इसमें क्या लिखेंगे, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, क्योंकि हमको इनकी पावर नहीं पता है। ठीक है, अगर टी को हम प्रोपोर्शनल यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट k लगा देंगे। ठीक, कांस्टेंट के लगाया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, बाकी हमारा सेम रहेगा, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। अब क्या होता है, टी की इधर वाले पक्ष की बीमा लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा उसकी हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसके क्या होता है, टी की डायमेंशन क्या होगी भाई, यहाँ पर m भी नहीं है, मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, केवल टाइम है, टाइम का सेकंड हो जाएगा, सेकंड की बीमा क्या होती है, टी होती है, केवल टी लिख दिया। ठीक, m की पावर 0, l की पावर 0, टी केवल लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, m होती है, लंबाई की बीमा l होती है, और गुरुत्वीय त्वरण g की बीमा होती है LT-2। ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, याद करनी पड़ेगी, फिर निकलती है रिलेशन से। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो हमारा इसकी बीमा होती है वो ठीक है फ्रेंड। तो बेसिकली आप ये जान लीजिए कि हमारे गुरुत्वीय त्वरण की बीमा जो होती है LT-2 होती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है, देखिए सबसे समीकरण 1 हमारी कहाँ गई, ये देखिए हमारा टी इक्वल टू, ये समीकरण 1 है ना, इसको करेंगे टी इक्वल टू के एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। ठीक, इसको हम इसमें हम पुट करेंगे किसकी समीकरण 1 में रखने पर टी इक्वल टू के एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, तो इसमें क्या करेंगे हम पुट करेंगे। देखो इधर वाला तो हमारा टी हो गया, टी को करेंगे m0 l0 t1 हो जाएगा। इधर m की पावर ए, एल की पावर बी और g की पावर सी, तो यानी कि जी में क्या हो गया, LT-2, जी की वैल्यू यहाँ क्या है, LT-2 की पावर सी हो जाएगी। ठीक है, इधर वही सेम उतार देंगे। उसके बाद में नीचे आते हैं, देखो m के पावर a है तो यहाँ पर लिख दिया m की पावर a, बिल्कुल सेम वैसे लिख दिया। उसके बाद में l की पावर तो b यहाँ पर है। ठीक, इधर क्या है, l की पावर c। अगर LT-2 है, इसको अगर हम सेपरेट, इसकी पावर c है, अगर इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, l की पावर c और t की पावर -2c, ऐसे लिखेंगे इसको ना, ऐसे सेपरेट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर भी एक l की पावर c मिल जाएगी। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करके यहाँ पर
लिख देते हैं, ठीक। तो एल की पावर क्या हो जाएगी, और एल की पावर हो जाएगी बी और प्लस सी, ठीक है। उसके बाद टी की पावर -2c हो गई, ठीक। अब इसको कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे, इधर वाली के लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, ए की पावर, यहाँ एम की पावर ए है, यहाँ एम की पावर 0, यानी कि ए बराबर 0 आ गया। यहाँ पे एल की पावर 0 है, यहाँ पे एल की पावर क्या है, बी प्लस सी है, ठीक है। तो बी प्लस सी और 0, यानी कि बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। -2c इधर है, इधर देखिए -2c है यहाँ पर, और इधर क्या है हमारा, इधर 1 है, ठीक। तो -2c बराबर 1, तो c बराबर -1/2। तो इसको अगर हम पुट करेंगे इसमें बी प्लस सी वाली इक्वेशन में, बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है। c बराबर -1/2 है, तो उसके बाद में b बराबर क्या हो जाएगा, +1/2 आ जाएगा, ठीक। +1/2 आ जाएगा। तो इधर से उधर इक्वेशन को ट्रांसफर करेंगे क्वेश्चन में। अब क्या होता है, ए बी सी तीनों का वैल्यू, तीनों की मान देखो, हमारे ए की वैल्यू बीच में से निकाल ही लेंगे फिर, ठीक। ए बराबर 0 है, हमें पहले ही पता चल गया। बी की बराबर, बी वैल्यू 1/2 आ गई, सी की वैल्यू -1/2 आ गई। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू के, एम की पावर 0, एल की पावर 1/2। एल की पावर क्या थी, 1/2, क्योंकि ए की पावर 0 थी। देखो वहाँ पर क्या था, एम की पावर ए था, और एल की पावर बी था, और जो होता है जी की पावर सी था, ठीक। तो हमारे हिसाब से ए की वैल्यू क्या निकली है, 0। तो यहाँ पर करेंगे एम की पावर 0, एल की पावर बी था ना, बी की पावर बी क्या हो जाएगा, बी यानी कि जो हमारा एल हो जाएगा, एल की पावर लिखेंगे 1/2, और जी की पावर -1/2, ठीक। तो उसके बाद में हम देखिए, मान लीजिए हमने इतना सब लिख लिया, उसके बाद में देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने लिखा एम की पावर 0, तो यहाँ पर एम कहीं है ही नहीं, तो टी इक्वल टू के हमारा कांस्टेंट है, कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक। एम 0 है, तो यानी कि एम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एल की पावर 1/2 कर दिया, ठीक। जी की पावर -1/2, यानी कि जी को अगर हम नीचे लिख दें तो यहाँ पर भी 1/2 पावर आ जाएगी, ठीक। उसके बाद में क्या लिखेंगे, टी बराबर के। अच्छा, तो आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे किसी भी क्वांटिटी पे रूट लगा हो तो उसकी पावर हमेशा आधी हो जाती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, L/G, टी इक्वल टू √K/L/G, ठीक। यही हमारा रिलेशन था, यही हमको प्रूव करना था। तो बेसिकली आपका ये देखिए यहाँ पर आ गया है, इसमें देखिए टी इक्वल टू K/√L/G, ठीक है। और के बराबर अगर 2 पाई कांस्टेंट है, मान लीजिए कुछ भी कंसीडर कर लें, 2 पाई कंसीडर कर लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई √L/G। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आपका जो है प्रूफ हो गया, ये जो है आपका 5 नंबर में आता है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार भी ये रिपीट हो जाए। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है, कुछ भी जो है ड्रॉबैक्स अगर वीडियो में आपको देखने को मिलते हैं, प्लीज़ उनको कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उनको सही करने का प्रयास करूँगा। ठीक। विमीय विश्लेषण की सीमाएं, आप पढ़ते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस जो होती है हमारी, उसकी ड्रॉबैक्स क्या है, उसकी सीमाएं क्या क्या हैं, उसमें लिमिटेशंस कौन कौन सी लगी हैं। कि हर चीज़ में कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं, हर चीज़ अच्छी और ख़राब भी होती है, मतलब किसी न किसी लिए। तो उस बारे में हम बात करने वाले। देखिए, यह विधि नियतांक के विषय में कोई जानकारी नहीं देती है, यानी कि जो होती है ये किसी भी कांस्टेंट जो होता है हमारा, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। जैसे के का मान ज्ञात नहीं हो पाता, जैसे किसी भी सब, जैसे यहाँ पर जैसा है ना, था ना, अभी आपने देखा, यहाँ पर के का हम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। के लिए हम कोई भी बीमा, कोई भी कुछ भी नहीं ज्ञात कर पाए, यही इसकी क्या होती है, ये इसके ड्रॉबैक होता है, इसकी लिमिटेशंस होती है, ठीक है। बीमा विहीन राशियों के लिए यह विधि प्रयोग नहीं की जा सकती है। उन जो वो क्वांटिटी जिसमें कि जो कि हमारी एंगल लेस होती हैं, मतलब क्या बोलते हैं, एंगल लेस बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, जो हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं, उनके लिए जो है ये यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो ये सभी दोस्तों इसकी भी क्या होती हैं, ये इसकी सीमाएं हो गई हैं, इसकी जो क्या होती हैं, लिमिटेशंस हो गई हैं। कि जो है मतलब जैसे त्रिकोणमिति, जैसे कि साइन कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा लॉग, ये सब, इन सभी क्वांटिटीज़ को हम इससे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी क्या होती हैं, ये सभी इसकी लिमिटेशंस होती हैं। इस विधि द्वारा इस प्रकार के समीकरण प्राप्त नहीं किए जा सकते जिनके किसी पक्ष में से एक अधिक पद हो। उदाहरण स्वरूप जैसे कि v² = u² + 2as, दाएं में केवल 2 पद हैं और उधर 1 पद है। इसको हम एक्सप्रेस करना चाहें तो इनके द्वारा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। यही सब लिमिटेशंस होती हैं। तो लिमिटेशंस कौन कौन सी होगी, हमारा कांस्टेंट के बारे में जानकारी नहीं देता है, त्रिकोण में साइन कॉस थीटा के बारे में जानकारी नहीं देता है, जो हमारी बीमा विहीन क्वांटिटियाँ होती हैं उनके बारे में जानकारी नहीं दे पाता है, और क्या बोलते हैं, और जो समीकरण में क्या बोलते हैं, एक से ज़्यादा, मतलब अलग अलग पक्ष में अलग अलग पद हों, उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। ये सभी हो गए, ठीक है। चौथा हमारी लिमिटेशन का, इस विधि द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि राशि सदिश है या अदिश। मान लीजिए हम ये नहीं पता कर सकते इससे कि हमारी जो क्वांटिटी है वेक्टर है या फिर स्केलर, कौन सी क्वांटिटी है, ये भी नहीं पता कर सकते। जिन समीकरण में नियतांक विमाहीन नहीं होते हैं उनके उनके लिए यह विधि प्रयोग नहीं की जा सकती। जैसे कि क्या होती है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर दोज इक्वेशन इन विच द कॉन्स्टेंट आर नॉट डायमेंशनलेस।
इसमें कांस्टेंट जो होता है हमारा वो डायमेंशनलेस ना हो तो उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें डायमेंशन हो, कांस्टेंट की भी डायमेंशन हो तो उसके लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र F=gm1m2/r² के विमीय सूत्र द्वारा संभव नहीं है। तो मतलब यही सब लिमिटेशंस हो गई। आप आराम से इसको लिख दीजिएगा, थोड़ा सा इसको पढ़ के जाइएगा, याद भी कर लीजिएगा। देखिए एक बार मतलब वीडियो मेरी देखिएगा, उसके बाद में एक बार लिखिएगा। लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा और मेमोराइज़ हो जाएगा। उसके बाद में आप दोबारा से इस वीडियो को अगर देखेंगे, मान लीजिए इस वीडियो को नहीं देखते हैं आप, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो अपने नोट्स खोल के एक बार पढ़ लीजिएगा। जो मैंने लिखाया है उन्हीं को पढ़ के आप आराम से जाइएगा पेपर देने। कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आराम से पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर 30 से 35 40 नंबर आपको आ जाएंगे अगर आपको लिखने का तरीका पता है। देखिए हम आपको लिखने की भी ट्रिक बताएंगे कि आपको कैसे एग्ज़ाम हॉल में लिखना है। देखिए ज्ञान जो होता है सबके पास होता है, बट उसको रिप्रेजेंट करना भी आजकल के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए। तो अपनी कॉपी को अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे कि हम पढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, एरर इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियाँ। जो मापन में कौन सी हमारी त्रुटियाँ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्येक मापन प्रणाली में ली गई माप अपने वास्तविक मान के निकट तो हो सकती है परंतु बराबर नहीं। मतलब जैसे कि हम ये कहा जा रहा है कि कोई भी जो हम मेजरमेंट लेते हैं वो सही हो सकता है, मतलब सही बिल्कुल एकदम 100% सही हो ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेटली नहीं हो सकता है। सही हो मतलब 90%, 98, 99.99% हो सकता है, लेकिन वो 100% सही नहीं होता है, ठीक है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक मापन प्रक्रिया में मापन की त्रुटियां सम्मिलित रहती हैं। यानी कि जो हमारा मेजरमेंट होता है उसके टाइम जो मेजर कर रहे हैं उस टाइम पे जो हमारी त्रुटियां, जो हमारी एरर्स होती हैं वो जो होती हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती है, जिससे हमारा करेक्ट मेजरमेंट नहीं आता है। किसी मापन की यथार्थता बनाए रखने के लिए मापन की त्रुटियों को कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब किसी को एक्यूरेसी अगर डेवलप मतलब बनाए रखनी है तो उसके लिए क्या होती है, हमारी त्रुटियाँ कम होनी चाहिए मापन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारी एरर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, दो भागों में बांटा गया है। पहली होती है सिस्टमैटिक एरर, दूसरी होती है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक और भाई सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, रैंडम एरर क्या होती है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, मापन प्रक्रिया की एक दिश त्रुटियाँ, यानी कि जो हमारी यूनिडायरेक्शनल एरर होती हैं उन्हें वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, निगेटिव होती हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी सिस्टमेटिक एरर्स कहलाती है। इसके पढ़ते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। मापन प्रक्रिया की एक दिश त्रुटियाँ जो या तो धनात्मक हों या पॉजिटिव हों या फिर ऋणात्मक हों या फिर निगेटिव हों, उन्हें ही क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स कहलाता है। यानी कि जो यूनिडायरेक्शनल एरर्स होती हैं वही क्या कहलाती हैं, वही सिस्टमेटिक एरर। अब यूनिडायरेक्शनल कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया हो उसमें एरर आई हो तो वो हमारी सिस्टमेटिक एरर होती है। इम्परफेक्शन इन मेजरिंग प्रोसेस, मेजर कर रहे हो उसमें इम्परफेक्ट हो, उसमें उसकी वजह से जो एरर आती है उसे सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। पर्सनल एरर, यानी कि खुद से जैसे मेजर कर रहे हो नहीं मेजर कर पाए हो या गलत मेजर कर लिया है तो वो क्या होती है, पर्सनल एरर्स होती हैं, ये होती हैं सिस्टमेटिक एरर में आती हैं। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन, एक्सटर्नल रीजन कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लें हम मेज़र कर रहे हैं, कहीं का प्रेशर मेज़र कर रहे हैं, प्रेशर के कारण क्या हुआ, हमारी विंडो ओपन है उसके कारण हमारा प्रेशर है, रूम का प्रेशर मेज़र कर रहे हैं, विंडो ओपन है, हवा चल रही है तो उसके कारण हमारा प्रेशर मेजरमेंट जो होता है वो गलत आएगा। टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, बाहर गर्मी है अंदर जो ठंडी है, बाहर से कहीं से भी कोई मतलब जो है हवा पास हो रही है वो तो अंदर आकर के क्या कहते हैं टेम्परेचर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती है। तो इस वजह से हम कहते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन्स, ये हो गया, ठीक। उसके बाद में हम बात करते हैं अनियमित, यानी कि रैंडम एरर्स हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो अनियमित त्रुटियाँ यानी कि रैंडम एरर्स, मापन प्रक्रिया के दौरान होने वाली वह त्रुटियाँ जिसके विषय में पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं है, मतलब पहले से हमको नहीं पता होता है कि ये जो है मेजरमेंट में ये एरर्स भी हो सकती हैं। तो जो त्रुटियां अनियमित रूप से कभी भी उत्पन्न हो सकती हों तथा जिन त्रुटियों की दिशा तथा परिमाण के विषय में कोई गणना नहीं की जा सकती, ऐसी त्रुटियों को क्या कहते हैं, अनियमित त्रुटियां। अनियमित ही पता चल रहा है कि इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ना तो इसका परिमाण फिक्स होता है, ना इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, ना पता होता है कि ये कब जो होता है एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारी सिस्टमेटिक एरर थी, पता है कि भाई इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी, पर्सनल एरर होगी, तभी ये सब एरर्स होंगी। इसमें कोई भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, कैसे मतलब जो हमारी एरर हो जाए। जैसे कि अब उसके बाद में हम बात करते, ये मतलब छोटे छोटे डेफिनेशन है, ये ऐसे ही आती हैं, एक दो नंबर में ही आएंगे, आप इनको आराम से ऐसे ही बस पढ़ के चले जाइएगा। आपको आराम से अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी और प्रेसिजन क्या होता है। देखिए एक्यूरेसी क्या होती है और प्रेसिजन क्या होता है। हाई एक्यूरेसी मतलब देखिए यहाँ पर देखिए आपको आप इन दोनों पिक्चर्स को देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हाई एक्यूरेसी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाई एक्यूरेसी लिखा हुआ है, और इधर लिखा है हाई प्रेसिजन। हाई प्रेसिजन और हाई एक्यूरेसी का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले तो हमको आपको ये बता दें, देखिए यहाँ पर क्या है, हाई एक्यूरेसी मतलब चारों जो हमारी तीर हैं वो जाकर के सेम निशाने पर ही लगी हैं,
ठीक है। ये एक्यूरेसी है कि मतलब जा कर के सही सेम जगह पर ही लगी हैं। और प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन ये है कि चारों जो हैं वो एक ही पॉइंट पे जाकर लगी। इसमें चारों का पॉइंट अलग अलग है, यानी इसमें एक्यूरेसी सही है। यहाँ पर जाकर के चारों जो है उन्होंने स्टक किया है किसमें, लाल घेरे के अंदर। इसमें क्या है कि काले में जाकर के एक ही पॉइंट पे चारों ने, ये क्या हो गया, हाई प्रिसाइज हो गया। ठीक है। वैसे ही हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन से क्या होती है। जैसे किसी मापन यंत्र द्वारा नापी गई माप का वास्तविक मान से निकटता मापी गई यथार्थ कहलाती है। किसी मापन यंत्र द्वारा मतलब किसी कोई मेजरिंग डिवाइस उसके द्वारा मेजर किया गया है, ठीक, माप की गई वास्तविक मान से निकटता, यानी कि जो उसका एक्चुअल वैल्यू है उससे जो कितना पास है, इतने कि क्या कहते नहीं कि अबाउट लगभग में क्या होता है कि लगभग इतना है, 5.556 है। और जब उसका वास्तविक मान कितना है, उसका वास्तविक मान है 6। तो वास्तविक मान के कितना निकट मापी गई है, यही क्या कहलाती है, उसकी एक्यूरेसी कहलाती है। और क्या कहते हैं प्रेसिजन, क्या होता है, प्रेसिजन में क्या होता है, समान परिस्थितियों में किसी मापन यंत्र द्वारा किसी माप के लिए गए नापों की समानता सूक्ष्मता कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 4-5 मेजरमेंट ले लिए, एक ये ले लिया, एक है और एक ये, इसमें जो इन चारों में जो समानता होगी वही क्या कहलाएगी, हमारी प्रेसिजन कहलाएगा। यानी कि कितना जो सूक्ष्म है, मतलब कितना ज़्यादा क्लोज हमने मेजर किया। जैसे मान लीजिए कोई मेजर के 0.2, कोई मेजर के 0.12 मेजर कर लिया, कितने 0.11 मेजर कर लिया, ऐसे मतलब जो कितना प्रिसाइज मेजर किया गया है वही क्या कहलाता है, हमारा प्रेसिजन कहलाता है। देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं, द इक्वालिटी टू सेवरल मेजरमेंट टेकन बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अंडर द सिमिलर कंडीशन, यानी कि सिमिलर कंडीशन में जो मेजरमेंट किया गया हो उसे ही क्या बोलते हैं, हम लोग प्रेसिजन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हो सकता आते हैं एरर से रिलेटेड। तो इसमें एक न्यूमेरिकल हमने शामिल किया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक ठोस घन की भुजा की लंबाई मापन में 3% 3% तथा इसके द्रव्यमान मापन में 4% की त्रुटि है। इसे प्राप्त घनत्व में मान में अधिकतम त्रुटि कितनी है। ठीक है, जो हमारा डेंसिटी होगी उसको फाइंड करने में जो हमारी मैक्सिमम जो एरर होगी वो कितनी होने वाली है, इस बारे में बात की गई है। ठीक है, घन की भुजा क्या होती है, मान लीजिए क्या यहाँ पर क्या लिखा गया है, ठोस घन ना, तो घन की भुजा क्या होती है, ए। अरे ये तो गोला बन गया भाई साहब, भाई गोला बहुत जल्दी आ जाता है, हम बनाना है घन। ठीक है, मान ए भी फिर भी रेक्टेंगुलर है, लेकिन आप समझ लीजिए, आप समझदार हैं। ठीक है, आइए बनाते हैं, अच्छा घन ही बना देते हैं ये। तो इसकी भुजा क्या होती है, मान लीजिए हमने ए मान लिया। ठीक है, वी क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी स्क्वायर का वॉल्यूम फाइंड करोगे तो उसके लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ए होता है, तो इसलिए ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, लंबाई मापन से त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर 3%, यानी कि जो एरिया जो उसका जो साइड है उसमें मेजरमेंट कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए कि लंबाई की भुजा में मापन 3% है, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 किया गया है, तो कितना 3% है। द्रव्यमान मापन में तो डेल्टा एम अपॉन में एम इंटू 100, यानी कि जो त्रुटियाँ दी गई हैं उसको किससे प्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इसकी साइड हो गई और डेल्टा एम अपॉन एम इसकी क्या हो गई, मास हो गया, द्रव्यमान हो गया। ठीक, 4%, 3 से 4% हो गया। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है क्या होता है, मास अपॉन, हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम होता है यार। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान बटे द्रव्यमान लिख देगा, द्रव्यमान बटे क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में है ना, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पर 3% है, वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम देखिए डेंसिटी क्या होता है, एम पॉन वी। ठीक है, डेंसिटी को रोज डेंसिटी करते हैं ना, एम पॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, वहाँ पर गलत लिखा था, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एम अपॉन ए क्यूब। एम अपॉन ए क्यूब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो बेसिकली एम अपॉन ए क्यूब तक हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, डेल्टा अपॉन डेल्टा, डेंसिटी में भी तो है होगा ना, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैसे, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। ठीक है, और प्लस थ्री यानी कि जो हमारा ये है वॉल्यूम इसका 3, जिसका जो ए इसकी ए की पावर 3 है ना, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे 3 × डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया यहाँ पर। देखिए हम आपको समझाते हैं एक बार फिर से। देखिए ये वाला टर्म आप समझ लीजिए, इसके बगल में जो ये लिखा डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी। उसके बाद में क्या करेंगे, +3 किसका, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का। ठीक है, उस, हाँ ठीक, तो ये देखिए डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी गई थी, वहाँ पर 4 दी गई थी। पीछे से देखकर आप लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये 4 वैल्यू दी गई है। ठीक है, और उसके बाद में प्लस क्या करेंगे, 3 गुणा में कितना, डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 3% दी गई है, यहाँ पर फिर 3 लिख देंगे। ठीक है, 4 + 3 × 9, 9 + 4, यानी कि डेल्टा हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो की वैल्यू क्या पर आ जाएगी यहाँ पर। देखिए
डेल्टा रो अपॉन रो की इंटू हंड्रेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4+3 × 3 बराबर कितनी आ जाएगी, 13%। तो हमारा जो द्रव्यमान मापन में त्रुटि हो जाएगी वो 13% की आ जाएगी। अगर किसी भी घन की भुजा में मापन में त्रुटि 3% है, उसके द्रव्यमान में मापन में त्रुटि 4% है, तो उसके जो वॉल्यूम होगी उसका जो उसके मेजरमेंट में कितनी 13% तक की त्रुटि आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप इनको आराम से पढ़ के जाइएगा अच्छे से, ठीक है। बेसिकली घन की भुजा वाले क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक सिलेंडर की लंबाई में मापन में 2% की त्रुटि है, जिसकी त्रिज्या के मापन में 1% की त्रुटि है। लंबाई की मापन 1 में 2%, त्रिज्या के मापन में 1% की त्रुटि है तथा द्रव्यमान के मापन में 4% की त्रुटि है, तो उसके घनत्व के मापन में देखिए, इसको आप अपने आप से कीजिए। देखिए लंबाई में मापन की त्रुटि के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 बराबर 2%। त्रिज्या क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर कितना, 1%, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फिर क्या होता है, द्रव्यमान में मापन की त्रुटि क्या होती है, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 बराबर 4%, 2%, 1%, 4%। ये आप समझ गए होंगे कि जैसे कि लंबाई है तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू दी गई है, त्रिज्या है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू दी गई है, द्रव्यमान है डेल्टा एम अपॉन एम की इंटू 100 की वैल्यू दी गई है। अब पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर क्या जा रहा है, उपरोक्त से घनत्व के मापन में संभावित प्रतिशत त्रुटियाँ क्या होती है। अब देखिए, आपको पता ये याद करना होगा कि सिलेंडर का जो है घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, जो हमारा ये सिलेंडर होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका फार्मूला आप लोग को पता होगा, तो उसी से आप क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको तीन क्वांटिटीज आपको मैंने लिख के बता दी, यहाँ पर ये देखिए, और इसके बारे में आप अब इसके बाद में आप निकाल लीजिएगा आराम से, ठीक है। इसकी डेंसिटी डिफाइन कर, डेंसिटी का भी हमने किया, यहाँ पर देखिए मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मास अपॉन वॉल्यूम करके यहाँ पर आराम से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, आराम से आपका आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हमारा जो कहता है सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इससे क्वेश्चन सबके आ जाते हैं। अभी तो फिलहाल जो आपका जो सिलेबस चेंज हुआ उस हिसाब से आपके 1-2 नंबर में ही आएगा, क्योंकि मतलब देखिए, क्योंकि मतलब ये है ना कि ज़्यादा डीप इसमें ज़्यादा क्या ही लिख सकते हैं आप, अगर ज़्यादा में आ गया ये तो देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर में मतलब ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे आप, इसलिए ज़्यादा मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आता है, 2 नंबर में 1 नंबर में ही इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको पढ़ के जाना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या होती है इसकी। किसी भौतिक राशि की माप में सार्थक अंकों की संख्या यह बताती है, यानी कि जो हमें सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं उनकी संख्या यह बताती है कि उस माप में कितनी संख्याएँ विश्वसनीय है। चूँकि किसी माप में जितने अंक होते हैं वह माप उतनी ही अधिक सूक्ष्म होती है, इसलिए सार्थक अंकों की संख्या मापन यंत्र के अल्पात्मक मांग पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि वो कितना प्रिसाइज मेजर करता है उस पर ही निर्भर करता है सिग्निफिकेंट फिगर। एक सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर हो गया 1.02, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है, ठीक है। ऐसे ही हम मतलब इससे ये पता चलता है कि हमारा जो मेजरमेंट है वो कितना प्रिसाइज है, जैसे कि 1.020 हो गया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3 है, क्योंकि इस वैल्यू की कोई भी मतलब नहीं है, तो ये अविश्वसनीय है। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया विश्वसनीय है, कितने जो है हमारी वैल्यू जो है विश्वसनीय है, जिन पर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जो वाकई में मेजरमेंट में शामिल हैं, उन्हीं को डिस्कस करते हैं, उनको कैसे फाइंड करते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले। देखिए नीचे डिस्कस किया गया है कि रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक की संख्या ज्ञात करने के लिए जो नियम होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। जैसे कि सभी अशून्य अंक, यानी कि जो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो क्या होती है, जैसे कि 1.375 ऐसा करके कुछ दिया गया है, तो इसमें क्या होता है, सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं। लेकिन जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो हमारी क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। ये आप अच्छे से याद करिए, जैसे 1.37 हो गया, 2.59 हो गया, तो इसमें कितनी है, इसमें 3 है। जैसे कि 1.2 हो गया, इसमें कितनी है, 2 है। 1.99999 हो गया, इसमें क्या होंगी, 5 हो जाएंगी। तो ये मतलब जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सभी क्या होती हैं, हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। जैसे कि दो अशून्य अंकों के मध्य के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, ठीक। मान लीजिए कि 1.205 हो गया, तो जो ये जीरो है ना, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। जैसे कि क्या है, 104 में 3 सार्थक अंक है, 105 हो गया, 105 हो गया, 1000, 110 ऐसे ऐसे हो गया, तो इसमें कितने हैं सार्थक अंक, 1 2 3 4 5 6,
6 सार्थक हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, जो दो नॉन जीरो डिजिट है हमारे, 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उनके बीच में कितने भी जीरो आ जाएंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा जैसे कि आ गया है, वही जो हमारे एरर से रिलेटेड क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा सॉल्व। देखिए, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइएगा, और जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी देख लीजिएगा, क्योंकि 1-2 नंबर में इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं, ठीक है, हमारी कौन सी फंडामेंटल मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, इन सभी को पढ़ के जाइएगा, है ना। इन सभी से मतलब ये है कि क्वेश्चन आना फिक्स होता है, क्योंकि एग्जामिनर को पैटर्न इस हिसाब से सेट करना होता है कि मतलब इजी क्वेश्चंस भी हों उसमें और टफ क्वेश्चंस भी हों। ठीक है, तो बेसिकली मतलब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन सभी को तो एटलीस्ट नहीं छोड़ना है। ठीक है, थर्ड रूल क्या होता है, इफ़ मेजरमेंट इज़ लेस दैन 1, अगर मेजरमेंट 1 से कम है, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा गया ना 0.01092, देन ऑल द जीरोज़ ऑन द राइट साइड, जो राइट साइड में जितने भी जीरोज़ हैं, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने भी जीरोज़ हैं, ठीक, ऑल द जीरोज़ ऑन द लेफ्ट साइड। तो हिंदी में बताता हूँ पहले, देखिए, यदि कोई माप 1 से छोटी है तो दशमलव के दाईं ओर के सभी शून्य प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कि दाईं, जैसे कि यहाँ पर है तो इसमें कितने चिन्हित 4 अंक ही सार्थक हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, दाईं ओर, जैसे यहाँ पर देखिए सार्थक का कोई जीरो का कोई मतलब नहीं है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 के बाद में जितने भी हमारी डिजिट आई हैं ये क्या होती है, हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आती हैं। 1092 ये सभी क्या होती है, यही होगी हमारी सार्थक अंक। जैसे क्या लिखा है, यदि कोई माप 1 से छोटा है, ठीक है, मान लीजिए 1 से छोटा ले लिया हमने, ठीक, 0.0152 ले लिया, ठीक, 0.152 ले लिया, तो दशमलव के दाईं ओर, ठीक है, तो यानी कि राइट साइड के ओर के सभी शून्य प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। समझ रहे हो बात को, कि जो हमारा राइट साइड से जो हमारा जो डिजिट होती है उसके लेफ्ट साइड के जितने भी जीरो होते हैं, जितने भी डिजिट होती हैं, वो सब क्या होती है, हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं, ये भी नहीं है, और 152 इसमें तीन है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखा 0.10520 ले लिया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है इसके इधर कोई डिजिट नहीं है। अगर इधर कोई डिजिट होती तो इसका भी मतलब हो जाता। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं हम कि मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यही रूल है इसका, और इस रूल का यही मतलब है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल दिया गया है ना 0.1092, तो इसमें क्या आता है, फोर सिग्निफिकेंट, मान लीजिए 0.01 है ना, 0.01092 हो गया। इसके बाद में अगर 0000 कुछ भी हो, इन सभी जीरो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। यही है इस रूल का मतलब। ठीक है, आई होप सब कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम 4th नंबर पे चलते हैं। तो क्या होता है, बिना दशमलव वाली संख्या के अंत में शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। 150 हो गया, 1500 हो गया, ठीक है, 15,000 हो गया, इन सभी में कितने, केवल दो ही सार्थक अंक हैं। मान लीजिए ना, जैसे आपने सोचा कि मान लीजिए हमारा जो है भाई साहब यहाँ पर 130 है, तो इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मतलब अगर 1300 हो गया तो इसमें क्या हो जाएगी, 3 हो जाएंगे। अगर 13,000 हो गया तो इसमें क्या हो जाएंगे, हमारे 4 हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 ही हैं। यही इस रूल का मतलब है कि यानी कि जो है हमारी नॉन जीरो, जो हमारे पॉइंट अगर ना लगा हो, उसके बाद में कोई भी डिजिट हो, उसके बाद में कोई भी जीरो आएगा, उसके अगर लास्ट में कोई डिजिट नहीं है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारे सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल आपको दिया है, आपके सामने है, यहाँ पर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां नंबर क्या होता है हमारा, इन अ नंबर विद डेसिमल प्लेसेस ऑल द जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, दशमलव वाली संख्या के दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 25.020, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें 5 सार्थक अंक है। देखिए 25.020 हो गया, आगे भी जीरो पीछे भी जीरो है, तो ये क्या होता है हमारा, यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आते हैं वो सभी क्या होता है, हमारे सार्थक अंक होते हैं। 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 6वां क्या हो, इन अ नंबर विच इंक्लूड्स द पावर ऑफ 10 10,
इट्स पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मान लीजिए लिख दिया गया 10 की पावर 10, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे हमारे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, केवल हमारा एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इन सब का कोई मतलब नहीं है, कितनी भी पावर हो जाए, 10 की पावर 100 हो जाए, 10 की पावर 1000 हो जाए, कुछ भी हो, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी तो हमने पढ़ा था ना कि 130 हो 140 हो गया, उसी तरह यहाँ पर मान लीजिए 10 हो गया। अब 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर मान लीजिए 4 है, ठीक है, 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4। वो तो हमने पहले ही पढ़ा है कि इन जीरोस का कोई मतलब नहीं होता, केवल ये डिजिट की सिग्निफिकेंट फिगर पहले कहलाती है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना पिछले वाले रूल में। तो बस यही समझाना था। उसके बाद में नीचे आते हैं, नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, मतलब नेक्स्ट नंबर का हमारा रूल कौन सा है। इवन इफ अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट यूनिट द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ नंबर रिमेन्स अनचेंज। क्या लिखा है, यदि किसी संख्या को विभिन्न मात्रकों से प्रदर्शित किया जाता है तब भी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। मैं समझ रहे हो, जैसे कि हमारा हो गया ना, अभी था 1 मीटर, 1 मीटर को अगर हम 100 सेंटीमीटर भी कर देना तब भी जो हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, एक ही रहने वाला है। जैसे कि अभी एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल अभी हम इसके लिए देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 15 मीटर हो गया, ठीक है, 15 मीटर हो गया, ठीक। अब इसको अगर 15 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं और इसमें भी सिग्निफिकेंट 2 हैं। यही है कि मतलब कोई भी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, उसकी यूनिट में कन्वर्ट करना, उससे मतलब नहीं होता है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही रहते हैं जितने पहले होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा जो है पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस को लेकर के। और आई होप सब कि आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी इस वीडियो में कमियां हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों, आपको समझ में आ रही हो तो उनको कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, हम उसको और से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको पर्सनली इस वीक इसका PDF भेज देंगे। या फिर आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप आराम से इसको आसानी से लिख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े तो प्लीज़ हमें एक बार मैसेज कर दीजिए, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ठीक है। उसमें आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। हमारी जो सेकंड मैराथन है वो बहुत ही जल्द शेड्यूल होने वाली है, आप जाकर के चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियोज़ को देखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।